It's really shocking to me. Mainly coal miners killing like their because of this power of AXPA and not just only the current government, Modi, Shah, none of the politicians bother about these lives. We feel so discriminated, unnecessary billions of monies in armed forces. ये पता करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो रहा है क्योंकि लोगों के ऊपर दिल में गुस्सा है और लोग फील करता है गवर्नमेंट उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। जब तक हमारा जिंदगी भी सरकार प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो लोग गुस्सा होगा ही। पार्लियामेंट में सरकार बार बार एक स्टेटमेंट दे रही है कि हमारी सारी इंसर्जेंसीज खत्म होती चली जा रही हैं, आखिरी दम पे है, उल्फा भी आखिरी दम पे है, जितनी आपकी नागालैंड की जो इंसर्जेंसीज हैं एक आध को छोड़ के तकरीबन सब एक सुलह में आ गई हैं, गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक्स कर रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका न आपस से ताल्लुक है न फौज से ताल्लुक। सरकार तय करे कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हमें फोर्स नहीं चाहिए यहाँ पे, हमारी स्टेट पुलिस हैंडल कर सकती है, सेंटर और स्टेट बात करें और निकाल दें वहाँ फौज। दोस्तों, एक फिल्म आई थी स्पाइडरमैन, उसमें बहुत ही सटीक बात कही गई थी कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बात हम सभी को याद रखनी चाहिए, उनको भी जो सत्ता में है और उनको भी जो उन्हें वोट करने की क्षमता से सत्ता में लाते हैं। 1958 में लोकसभा में कड़े विरोध के बावजूद पारित किया गया भारत का वो कानून जो तब से विवादों के घेरे में है जब से लाया गया है, आफ्स्पा। आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसी कानून के तहत नागालैंड में 15 नागरिक और 1 सिपाही आर्मी के हाथों मारे गए। क्या है पूरा मुद्दा? क्यों है नागालैंड की जनता आर्मी से नाखुश? क्या है ये कानून? क्यों लाया गया था और क्यों इस पर चला आ रहा है विवाद? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज FII में साहिबा खान यानी कि मेरे साथ। 4 दिसंबर 2021 वो दिन है जब भारतीय सेना की अर्धसैनिक सुरक्षा बल की टुकड़ी असम राइफल्स ने गलत टिप मिलने के चलते नागालैंड के ओटेंग गांव में कोयले की खदान से वापस आ रहे मजदूरों पर खुली फायरिंग कर दी और 6 मजदूरों को मार गिराया। उन्हें लगा था कि वो लोग नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के NSCN-K की ही एक टुकड़ी माने जाने वाले यंग ओंग के लोग हैं। आपको नहीं पता हो तो बताती चलूं कि भारत सरकार ने 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के को एक आतंकवादी गिरोह घोषित किया था। ये लोग नागालैंड को भारत से अलग कर एक राज्य में तब्दील करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने नागालैंड का नाम दिया है, और लगातार सरकारी सुरक्षा बलों के साथ इनकी मुठभेड़ होती रहती है। तो वापस मुद्दे पर आते हैं। 6 लोगों को गलती से मारने के बाद गांव में हलचल मच गई। जब ये खबर गांव में फैली तो गांव के लोगों ने सुरक्षा बल की गाड़ियों को आग लगा दी, असम राइफल्स के कैंप पर पत्थर फेंके। इन सब के बीच सिपाहियों ने आत्मरक्षा के लिए नागरिकों पर दोबारा फायरिंग की और उसमें फिर से उन्होंने करीब 7 लोगों को मार गिराया। इसमें 1 सिपाही की जान भी चली गई। रविवार शाम तक लोगों में गुस्से की आग पूरी तरह से फैल गई और असम राइफल्स के कैंप में आग लगा दी उन्होंने। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ फिर से कम 1 इंसान की जान गई और सुरक्षा बल की जवाबी फायरिंग में 2 और नागरिक घायल हो गए। गुस्साई भीड़ दोषी सुरक्षा बल के सिपाहियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। फिलहाल नागालैंड में बल्क मैसेजिंग बैन कर दी गई है ताकि चीजें वायरल ना हो पाए, ताकि जो ऑलरेडी गुस्साई जनता है उसे गुस्सा और ना आ जाए। नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि मेघालय की तरह ही नागालैंड से भी आफ्स्पा हटा देना चाहिए। राहुल गांधी से लेकर अमित शाह सबने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है, मगर लोग इन सब के पीछे आफ्स्पा कानून को जिम्मेदार आखिर क्यों ठहरा रहे हैं? आइए जानते हैं। पहले तो सवाल यह है कि आफ्स्पा है क्या और कब पारित हुआ। दोस्तों, आफ्स्पा एक ऐसा कानून है जो भारतीय सेना को डिस्टर्ब्ड एरियाज यानी कि अशांति वाले इलाकों में कुछ स्पेशल पावर्स, विशेषाधिकार देता है। अब ये डिस्टर्ब्ड एरियाज क्या हैं, इसका फैसला सिर्फ सरकार करती है।
जहां उसे लगता है कि अशांति इतनी बढ़ गई है कि राज्य पुलिस के हाथों से भी बाहर निकल चुकी है, वहां वो आफ्स्पा के तहत सुरक्षा बल तैनात करते हैं। तो क्या हैं ये स्पेशल पावर्स जिनका जिक्र हो रहा है? इन स्पेशल पावर्स के तहत सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गोली चलाने, तलाशी लेने और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की छूट दी गई है। उन्हें यह अधिकार दिया गया है जिसने भी संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल अपराध किया है, और ये सब करने पर सेना पर मुकदमा नहीं होगा। यही सबसे बड़ी पावर है दोस्तों जिसकी बात हो रही है, जो विवादित है। फिलहाल आफ्स्पा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, इम्फाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगा हुआ है। कब और क्यों आया आफ्स्पा भारत में? 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने आफ्स्पा लाने की बात कही थी। फिर 1958 में भारत में भी आफ्स्पा लगाने की बात छिड़ी गई। उसी 1958 के अगस्त के महीने में जहां विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई, वहीं सितंबर में इस बिल को बिना किसी संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स के लोकसभा में कड़े विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नागालैंड में आफ्स्पा लगाने के पीछे वजह दी कि इससे नागालैंड का जो भटका हुआ युवा वर्ग है वो वापस शांति के पथ पर आ जाएगा। नेहरू ने बिल पारित करते हुए कहा था कि जहां भी अशांति होगी वहां सरकार को उससे निपटना होगा, वजह चाहे जो भी हो। मगर ऐसी ही अशांति बनी रही तो देश तितर-बितर हो जाएगा और इससे देश में निजी गुट, संगठित हिंसा और फांसीवादी ताकतों का हौसला बढ़ेगा। क्या विवाद है इस कानून को लेकर? विवाद ये है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जवाबदेही कम। यानी कि आप किसी को भी कभी भी तलाश कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और आप पर कम लोग उंगली उठाएंगे। विवाद यह है कि अगर आप चाहें तो कानून के दायरे में रहकर ही कानून तोड़ सकते हैं। तो अभी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स के अंदर इतना सख्ती दे दिया है कि आर्म फोर्सेस को चाहे वो किसी का घर पे बिना अरेस्ट वारंट का जाके सर्च कर सकता है, किसी का घर डिस्ट्रॉय कर सकता है, और टू यूज फोर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ। हमने मणिपुर में ये फेक एनकाउंटर का केस लगाया, उसी में जस्टिस संतोष हेगड़े जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सिचुएशन को देखने के लिए भेजा था, वो ये कहा गया है कि देखो किसी भी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में जितना सख्ती देता है उतना ही अकाउंटेबिलिटी भी बिल्ट इन होना चाहिए। मगर जो आफ्स्पा कर रहे हैं इसमें पूरा सख्ती दे दिया, जैसा कि आदमी को मारने का भी उसको पावर दे दिया और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप हथियार ले रहे हैं और अनआर्म्ड सिविलियन के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं, कम से कम आप उसका पैर पे मारना चाहिए, कम से कम बिलो द बेल्ट मारना चाहिए। ये तो अपना गाइडलाइन रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अप्रूव किया है कि ये जो आर्मी हेडक्वार्टर ने दे रखा है वो डूज एंड डोंट्स, वो तो वो मान ही नहीं रहे। 2004 में जीवन रेड्डी कमेटी ने आफ्स्पा को पूरी तरह रद्द करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून में केवल घृणा, उत्पीड़न और मनमानी है। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में कई सालों से आफ्स्पा बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े का मसला बना हुआ है। मगर कुछ लोग आफ्स्पा की वकालत भी करते हैं। उनका मानना है कि कानून नहीं बल्कि उसके पीछे की पॉलिटिक्स इन सब की जिम्मेदार है। हमने बात किया अजय साहनी से, जो काउंटर टेररिज्म पर लिखते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। अजय दक्षिण एशिया में आतंकवाद पर एनालिस्ट है। देखिए, ये एक बहुत ही मिसलीडिंग आर्गुमेंट है। जितनी भी आप अभी कमेंट्री सुन रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, वो कोई भी क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि आफ्स्पा में क्या है, क्या खराबी है, क्या नहीं है। एक ही शब्द इस्तेमाल होता है हर वक्त, इम्प्यूनिटी, दैट फोर्सेस हैव बीन गिवन इम्प्यूनिटी। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आफ्स्पा में कोई भी इम्प्यूनिटी नहीं है। एक क्लॉज है जो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी फौज के या पैरामिलिट्री फोर्स के आदमी को अदालत में लेके जाना है तो उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं होता है, सिर्फ आफ्स्पा में नहीं है, तकरीबन सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स भी जो होते हैं,
अगर आप उनको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी चाहिए। इसमें इम्प्यूनिटी नहीं है। प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंटली इम्प्यूनिटी का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कोल्यूजन का। जब अथॉरिटीज खुद, चाहे आफ्सपा हो या न हो, अगर रॉन्ग डूअर जो है कोई गलती करता है या कोई क्राइम करता है या डिलिबरेट ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, उसको प्रोसिक्यूट करने की परमिशन देने के बजाय अथॉरिटीज कोल्यूड करती हैं, उसके एक षड्यंत्र में शामिल हो जाती हैं। ये षड्यंत्र एक षड्यंत्र में शामिल हो जाती हैं कि हम इसको प्रोसिक्यूट होने नहीं देंगे, तभी इस किस्म की इवेजन होती है। इम्प्यूनिटी नहीं होती, इवेजन होती है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में 8,500-9 हज़ार के करीब इनकाउंटर हो चुके। उसमें मेरे ख्याल से कोई 140-146 आदमी मारे गए। कितने पुलिस ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट किया गया है? उत्तर प्रदेश में आफ्सपा लगा है कि नहीं लगा? आफ्सपा में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप किसी को बेवजह मौत के घाट उतार सकते हैं। आफ्सपा में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप औरतों के साथ ज्यादती कर सकते हैं। कहीं नहीं है। ये लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, ये इलीगल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा कि आफ्सपा के तहत सेना को कुछ भी करने की खुली छूट नहीं है और हर एनकाउंटर या गतिविधियों के नतीजे भी उन्हें झेलने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन यानी कि EEVFAM की याचिका सुनते समय ये भी कहा कि नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की विफलता के कारण ही आज भी कुछ इलाकों में आफ्सपा लागू है। और दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली जब तक बीजेपी का शासन आया, बीजेपी ओपनली कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर इतना इम्प्रूव हो गया है, 80% प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का सॉल्व हो गया है। तो उसकी जगह अभी 80% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया है, तो अभी आफ्सपा का जरूरी क्या है? एपेक्स कोर्ट ने भी कहा कि मणिपुर में 1500 फर्जी एनकाउंटर के केसेस की जांच होनी चाहिए। जहां भी आफ्सपा लागू है वहां सिविल सोसाइटीज फर्जी एनकाउंटर और गुमशुदगी की जांच पर याचिकाएं दायर करती रहती हैं। कहने को आफ्सपा आंतरिक विद्रोह से निपटने के लिए लाया गया था, मगर आफ्सपा के लागू होने से कई राज्यों में ऐसे गुट और विद्रोही समूह बढ़े ही हैं। जब तक आफ्सपा इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में, उसी में तो सिर्फ एक इंसर्जेंट ग्रुप था नॉर्थ ईस्ट में। अभी 63 इयर्स के बाद अभी 60 इंसर्जेंट्स एक्टिव है। तो आफ्सपा रहने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आफ्सपा का डायग्नोसिस गलत है। पीपल का नीड, पीपल का एस्पिरेशन, पीपल का रेस्पेक्ट देके डील करेगा, तब ये लोगों का गुस्सा कम हो जाए। मणिपुर की आयरन लेडी एरोम शर्मिला ने भी आफ्सपा के खिलाफ करीब 16 साल की भूख हड़ताल की थी, क्योंकि मणिपुर में असम राइफल्स की टुकड़ी ने वहां 10 नागरिकों की जान ले ली थी। इसे मलोम हत्याकांड के नाम से भी आप गूगल कर सकते हैं। हमने आज इरोम से इसी मसले पर बात की थी, मगर कुछ दिक्कतों के चलते इरोम हमें इंटरव्यू तो नहीं दे पाई, मगर उन्होंने एक प्रतिक्रिया जरूर दी है। छोटी सी है, मगर हम आपसे वो शेयर करेंगे। It's really shocking to me, mainly coal miners killing like that because of this power of AFSPA, and not just only the current government, Modi, Shah, none of the politicians bother about these lives. We feel so discriminated. Unnecessary billions of money in forces. 2004 में भी मणिपुर में कुछ महिलाओं ने आफ्सपा का कुछ इस तरीके से विरोध किया था, जब थंगजम मनोरमा नाम की एक महिला को 17th असम राइफल्स के कुछ सिपाहियों ने कथित तौर पर बेरहमी से मारा था और रिपोर्ट के अनुसार रेप भी किया था। आफ्सपा के आने से असम में इंसर्जेंसी कम तो हुई है। 2019 में करीब 50 यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी कि उल्फा आई के लोगों ने हथियार डाल दिए। फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड के 1600 लोगों ने भी हथियार डाल दिए। ये सब कुछ ऐसे गुट हैं
जो सरकार ने या तो बैन करे थे या फिर उन्हें आतंकवादियों की श्रेणी में डाला था। मगर जब विवादित CAA आया तब खबरें आईं कि कुछ 12 युवा उल्फा आई में शामिल होने के लिए निकल गए हैं। आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में असाइन है, बाकी देश में जितना लाइफ को प्रोटेक्शन देता है उतना ही उत्तर पूर्व देश का सिटीजन लोग को भी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट के तरफ से ये बोल रहे हैं कि ये लोग मारेगा नहीं तो हम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया 2016 में और कहा गया है कि किसी को मतलब एक्सेसिव फोर्स लेके या फेक एनकाउंटर में या रिटालिएटरी किलिंग में मारेगा तो उसको जरूर FIR डालना चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उसके बाद ये मारपीट बिल्कुल खत्म हो गया। और अभी मणिपुर में माहौल कैसा है? बहुत शांत है। इंसर्जेंट्स लोग आके कब्जा कर लिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार जब तक शांत होगा, लोगों का भविष्य के लिए काम करेगा, तब तो लोगों का गुस्सा भी कम हो जाएगा। पार्लियामेंट में सरकार बार बार एक स्टेटमेंट दे रही है कि हमारी सारी इंसर्जेंसीज खत्म होती चली जा रही हैं, आखिरी दम पे है, उल्फा भी आखिरी दम पे है, जितनी आपकी नागालैंड की जो इंसर्जेंसीज हैं एक आध को छोड़ के तकरीबन सब एक सुलह में आ गई हैं, गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक्स कर रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका ना आपस से ताल्लुक है ना फौज से ताल्लुक है। सरकार तय करे कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हमें फोर्स नहीं चाहिए यहाँ पे, हमारी स्टेट पुलिस हैंडल कर सकती है, सेंटर और स्टेट बात करें और निकाल दें फौज। ये सब सुनकर देखकर लगता है कि कई लोग दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सिपाही हो या फिर किसी प्रतिबंधित संगठन के लोग। शायद सरकार को ज़रूरत है बल और जोर ना दिखाकर हालातों को समझने की, और जब वो ऐसा करने लगेंगे, लोगों को इत्मीनान से बैठकर सुनने लगेंगे, तब शायद लोग भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। शायद तब उन्हें इंडियन स्टेट से भी भेदभाव की शिकायत नहीं होगी। मगर ज़रूरत है सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट राज्यों का इतिहास समझने की और उनकी मांगों को सुनने की। लोगों को भी थोड़ा भरोसा रखने की ज़रूरत है। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी अब सीधा अगले FII में। आप हमारे साथ बने रहें, अनकट की बाकी एपिसोड्स भी देखते रहें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे थे अनकट।